Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to understand the topic of Employee State Insurance Act 1948. इस सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है. द पर्पज ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द इंश्योर्ड पर्सन्स और देयर डिपेंडेंट्स. इस एक्ट का ये पर्पज है कि बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड पर्सन्स को और उसके डिपेंडेंट्स को, मतलब कि एम्प्लॉयज की बात कर रहा है. फिर दूसरी बात है स्कोप क्या है कि ये कहाँ कहाँ पर लगता है. तो कवर होल ऑफ द कंट्री, इसमें इंक्लूडिंग J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है. तीसरी बात अप्लाइज टू, ये कौन कौन से एक्ट पे अप्लाई, कौन कौन सी फैक्ट्रीज वगैरह पे अप्लाई होता है ये एक्ट. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 सारी फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है, बस सीजनल फैक्ट्रीज को छोड़कर, अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज. फैक्ट्री मतलब मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंस देयर ऑफ wherein 10 or more person are employed on any day of the preceding 12 months. पिछले 12 महीने में जहां पर 10 या 10 से ज्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड है ऐसी प्रीमाइसेस में या ऐसी प्रेसिडेंस मतलब होता है चार दीवारी, ऐसे प्रेसिडेंस में उसको फैक्ट्री बोला जाएगा. ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें फैक्ट्री की भाषा में ये चार चीजें शामिल नहीं होती है. ठीक है, माइंस अंडर माइंस एक्ट 1952, रेलवे रनिंग शेड, ये दोनों चीजें शामिल नहीं होती है. एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू न्यू क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. ये एक्ट इन पे भी अप्लाई होता है, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स पे, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, सिनेमाज पे, न्यूज़पेपर शॉप्स एंड एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे जिसमें 20 या 20 से ज्यादा पर्सन्स. ये एक्ट, अब ये इसमें नोट में क्या लिख रहा है, एक्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू दोज एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर इन लेस देन 10 एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड बट 1 month प्रायर नोटिस इज नेसेसरी फॉर अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर 10 से कम एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयड हैं उस केस में भी हम ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर 1 month का प्रायर नोटिस, पहले नोटिस दे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब पावर टू एग्जेम्प्ट करने की पावर किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है. ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन पास करके एग्जेम्प्ट कर सकती है. किस किस को एग्जेम्प्ट कर सकती है, किस चीज के लिए एग्जेम्प्ट कर सकती है कि ये एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एग्जेम्प्ट कर सकती है. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट्स इन एनी स्पेसिफाइड एरिया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year. 1 साल तक उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है. किसी भी फैक्ट्री को या एस्टेब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में कौन कर सकती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. फिर इसके बाद आता है इट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रिन्यू द एग्जेम्पशन फॉर पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम. ये रिन्यू भी कर सकती है एग्जेम्पशन को, पर 1 साल से ज्यादा तक नहीं कर सकती. सेक्शन 90 में क्या बोला गया है, इन केस एम्प्लॉयज इन एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड बाय गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी आर इन रिसिप्ट्स ऑफ बेनिफिट्स सिमिलर और सुपीरियर टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, then the appropriate government by notification in the official gazette exempt any factory or establishment. मान लीजिए एम्प्लॉयज जो किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में है, वो जो फैक्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी गई है या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा ओन करी गई है, उसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको सेम बेनिफिट्स मिल रहा है जो इस एक्ट के अंडर जो एम्प्लॉयज हैं उनको मिल रहा है. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उस फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है अप्लाई होने से इस एक्ट को अप्लाई होने से उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है. फिर उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इन केसेस में जो होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट किस केसेस में होगी? इनके अलावा सारे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी. फैक्ट्री की डेफिनेशन जो हमने एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ी थी, वही फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की डेफिनेशन फैक्ट्री वाली यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाती है.
अब इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है जो फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर होता है। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऑक्यूपायर जो जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है फैक्ट्री के अफेयर्स पर। दूसरी बात है मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ओनर, उस ओनर का मैनेजिंग एजेंट। तीसरी बात है डिसीज्ड ओनर, अगर कोई ओनर मर गया है, या फिर ऑक्यूपायर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई डिसीज ओनर है, जो ओनर जिसकी डेथ हो गई है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चौथी बात है फैक्ट्री का मैनेजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ये प्रिंसिपल ओनर माने जाएंगे। इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? अ पर्सन हु हैज अंडरटेकन द एग्जीक्यूशन ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। इमीडिएट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को भी माना जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि एम्प्लॉय किसको माना जाएगा। एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। तो कोई भी पर्सन जिसको वेजेस के लिए रखा गया है, चाहे से वो वेजेस फैक्ट्री के काम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो एम्प्लॉय में क्या क्या शामिल होते हैं? कोई भी पर्सन, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस ऑन एनी वर्क, कोई भी काम उसने किया है और उसके लिए उसको वेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसको एम्प्लॉय माना जाएगा। कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, पर फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट का ही काम का एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहा है, तभी उसको एम्प्लॉय माना जाएगा। और एनी पार्ट, डिपार्टमेंट और ब्रांच, किसी भी पार्ट, डिपार्टमेंट या ब्रांच का। और विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स or for the distribution or sale of the products of factory or establishment and includes an apprentice। apprentice होता है मतलब ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, उसको भी हम एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शामिल करते हैं, उसको भी एम्प्लॉय माना जाता है। बट डज नॉट इंक्लूड, किसको एम्प्लॉय नहीं माना जाता? एनी मेंबर ऑफ द इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेज, एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एक्सीड 21,000 पर मंथ। जिस भी पर्सन के वेजेस 21,000 पर मंथ से ज्यादा है, उस पर्सन को एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। एनी मेंबर, कोई भी इंडियन नेवल का मेंबर है या मिलिट्री या एयर फोर्स का मेंबर है, उसको भी एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। Provided that an employee whose wages exceeded wages prescribed by the appropriate government at any time after the beginning of the contribution period shall continue to be an employee until the end of that period। वेजेस किसको माना जाएगा? ऑल रेम्युनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉई इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर फुलफिल्ड एंड इंक्लूड्स एनी पेमेंट टू एन एम्प्लॉई विद रेस्पेक्ट टू एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज लीव, लॉकआउट, स्ट्राइक नॉट एक्सीडिंग 2 महीना। ऑल रेम्युनरेशन, कोई भी सारा रेम्युनरेशन जो भी उसको पेड है या पेबल है कैश में किसी भी एम्प्लॉय को, अगर उसके टर्म्स एम्प्लॉयमेंट का एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, या तो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है या इम्प्लाइड है या मान लिया जाएगा। वर फुलफिल्ड, उसकी सारी जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो फुलफिल हो गई हैं और उसको पेमेंट करना है, किसको? एम्प्लॉय को, तो वो वेजेस में माना जाएगा वो सारा रेम्युनरेशन। बट रेम्युनरेशन में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? बट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड में किया गया है तो उसको हम वेजेस में नहीं काउंट करेंगे। कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस, उसको भी हम वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। कोई भी सम पेड टू रीफे स्पेशल एक्सपेंसेस को खर्चा करने के लिए अगर कोई अमाउंट पे किया गया है तो उसको भी हम वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। कोई ग्रेचुइटी पेबल है तो वो भी वेजेस में नहीं आएगी। अब पढ़ते हैं कि पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है। मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो जितना अर्न कर सकता था पहले, अब वो नहीं कर पाता है, तो उसको पार्शियल डिसेबलमेंट बोलेंगे। मीन्स रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट। टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट, मान लीजिए उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम तक कोई काम नहीं कर सकता, जो कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट कर रही है। रिड्यूसेस अर्निंग कैपेसिटी इन दैट एम्प्लॉयमेंट इन विच द एम्प्लॉय वॉज एंगेज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। उस एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है जिसमें वो काम कर रहा था। उसके अलावा जैसे कि
जैसे कि उसको मेडिकल शॉप में खड़े होने की और मेडिसिन के सर्वेंट की नौकरी थी, तो ऐसे केस में उसको खड़े होने की बहुत जरूरत पड़ती थी। उस एम्प्लॉयमेंट में उसके अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि अब वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो ऐसे केस में उसको टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाएगा। Reduces earning capacity in every employment which he was capable of at the time of accident। एक्सीडेंट के टाइम पर जो जितना वो कर सकता था, हर एम्प्लॉयमेंट में जब उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट बोलते हैं। इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब वो इसमें अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और इसमें अर्निंग कैपेसिटी हर एम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस हो जाती है। इसमें जो है टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट में सिर्फ उसी एम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस होती है जिसमें वो काम कर रहा था, जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ है। नोट, एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल 2 शैल बी डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। हर इंजरी जो पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल 2 में बताई गई है वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मानी जाएगी। अब आते हैं हम टोटल डिसेबलमेंट, मतलब मीन्स इनकैपेसिटेट्स एन एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल वर्क विच ही वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो बहुत सारे काम करने के लायक था, मगर अब उसकी कोई भी कैपेसिटी बाकी नहीं रही है वो सारा काम करने की, तो उसकी इनकैपेसिटी नहीं रही है, तो रिजल्टिंग इन सच डिसेबलमेंट, तो उसको टोटल डिसेबलमेंट माना जाता है। इंजरीज ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट इन पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 के पार्ट फर्स्ट में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की इंजरीज को बताया गया है। अगर इफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट सेकेंड ऑफ द शेड्यूल इज इक्वल और मोर देन 100% क्लास ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इक्वल्स टू पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट। अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज जो कि पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल में दे रखी है, अगर वो 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा या इक्वल है तो उसको पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा। अब ये बोल रहा है कि रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है। एम्प्लॉय के केस में उसको 0.75% ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और एम्प्लॉयर के केस में उसको 3.25% एम्प्लॉयर वेजेस कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये रेट पहले 1.75 थी और एम्प्लॉयर के केस में 4.75 थी। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।